हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखेंगे, ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देखा था। हमने बिरसा के बारे में देखा, बिरसा कौन था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, क्या चीज़ें इनके पास थी बिरसा के बारे में, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, वो क्या क्या कल्टिवेशन करते थे, कैसे कल्टिवेशन करते थे, जो हंटर गैदरर्स थे उनके बारे में हमने देखा। हमने मैप वगैरह भी देख लिया था और हमने देखा था कि कुछ जो है ट्राइबल पीपल वो सिर्फ क्या है गाय हो, कैटल्स हो गया, और जो शीप्स हैं, गोड्स हैं, उनको चराने का काम करते हैं। वो सारा चीज़ देखा था हमने। और हमने ये भी देखा कि कुछ जो है जो ट्राइबल पीपल हैं वो क्या है सेटल लाइफ जीने के लिए अब कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हैं। तो अब हमको देखना है कि कैसे जो है कॉलोनियल रूल जो है वो ट्राइबल की जो लाइफ है उसको कैसे इफेक्ट किया। तो इसके पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें भी हमने अलग चीज़ें देखा था कि कैसे विलेज जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे उन्होंने क्या इफेक्ट डाला, उनको उसके बारे में देखा था। अभी हमको देखना है कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लाइफ में ये लोग क्या चेंज लेके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। The lives of tribal groups changed during British rule. Let us see what these changes were. तो what happened to tribal chiefs? तो सबसे पहले हमको देखना है जो ट्राइबल चीफ थे, जो वहाँ के मुखिया हुआ करते थे जो आदिवासियों के, उनके साथ क्या हुआ। Before the arrival of British, in many areas the tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power and had right to administer एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो ट्राइबल चीफ्स क्या हुआ करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, उनकी मान्यता ज़्यादा हुआ करती थी। तो उनके पास क्या क्या अधिकार हुआ करता था, उनके पास पूरी इकोनॉमिक पावर हुआ करती थी, उनके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन का राइट हुआ करता था। वो अपने टेरिटरीज जो एरिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल में रखते थे। उनके हिसाब से जो है आगे जो उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो सबऑर्डिनेट है वो काम किया करते थे। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पॉलिस एंड डिसाइडेड ऑन लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो उनके पास उनका खुद का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, उनके खुद के अलग से बनाए हुए रूल्स हुआ करते थे जिसके अनुसार जो लैंड है और जो फॉरेस्ट है उसको वो मैनेज किया करते थे। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसिडरेबली। और ब्रिटिश रूल के आने के बाद जो इनके जो फंक्शंस है, पावर्स हैं जो ट्राइबल चीफ्स के, वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हद तक बदल गए। ठीक है, कंसिडरेबली मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी हद तक वो बदल गए। दे वेर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वे आर फोर्स्ड टू फॉलो लॉस मेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया। तो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो फैलता गया, वैसे वैसे क्या हो गया, उनको क्या है, वो जो उनका जो टाइटल है, मुखिया का जो टाइटल है उनके पास एज इट इज था। हालांकि वो मुखिया थे क्लस्टर ऑफ विलेजेस के और उनके पास ये अधिकार था कि वो जो लैंड है उसको रेंट आउट कर दे, लेकिन जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुआ करता था और जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो बनाते थे, अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन वो नहीं बना रहे थे। उनको क्या है, जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए थे उनको वो फॉलो करना पड़ता था। तो दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश, और उनको क्या है, ट्रिब्यूट देना पड़ता था, मतलब टैक्स देने पड़ते थे ब्रिटिशर्स को। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। और जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो ट्राइबल पीपल के जो लोग हैं इस तरीके से रहें या उस तरीके से रहें, इस तरीके के डिसिप्लिन मैनर में रहें, तो उस तरीके का उनको अपने लोगों को सिखाना पड़ता था ब्रिटिशर्स के बिहाफ में। जैसे हमने पहले वाले जो सेशन है उसमें देखा था कि जो ट्राइबल पीपल है वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है, एक जगह स्थिर रहने नहीं प्रेफर करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जो है एज अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन या फिर हर्डर्स हो गया, या तो है ना, उस तरीके से वो इधर से उधर घूमते रहते थे। ये जो है उनको क्या लगता था कि अनसिविलाइज्ड मैनर है जीवन जीने का। तो वो ये क्या चाहते थे कि ट्राइबल्स जो है एक जगह पे सेटल हो जाए। तो ये क्या हो गया, वो अपने तरीके से चाहते थे कि ट्राइबल्स जो है अपने उनके जो ब्रिटिशर्स हैं उनके तरीके से लाइफ को जिए। They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. तो जो उनके पास जो उनके ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं वो जो है उनको अच्छे से नहीं निभा पा रहे थे। वो जो लाइफ को एंजॉय किया करते थे पहले अपने तरीके से, वो क्या है अब खतरे में आ गया। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर है, ये कुछ बांस का सामान बना रहे हैं। तो देखेंगे क्या कर रहे हैं। अ लॉग हाउस, ठीक है, लॉग हाउस मतलब लकड़ी का हाउस, बीइंग बिल्ट इन विलेज
ऑफ न्यासी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की पिक्चर है जहाँ पे जो ये जो है वो लकड़ियों को बांध के घर बना रहे थे। एंटायर विलेज हेल्प्स व्हेन लॉग हट्स आर बिल्ट। और जब भी इस तरीके के जो लॉग्स है, देखिए ये लॉग्स है, तो ये जो लॉग्स का घर बनाया जाता था तो पूरा जो विलेज है एक साथ मिलके किसी का भी अगर घर बन रहा है तो हेल्प किया करते थे। तो व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं उनको जो है ब्रिटिश अनसिविलाइज बोलते थे, तो वो चाहते थे कि वो एक जगह सेटल हो जाए। तो उसी के बारे में हमको देखना है। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। तो देखिए उनको क्या है, पसंद नहीं, अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल पसंद नहीं था ऐसे ग्रुप्स जो एक जगह ठहर के नहीं रहते थे और जो जिनके पास कोई खुद का फिक्स एक घर ना हो। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीसेंट कल्टिवेटर्स। और वो अपने तरीके से चाहते थे भाई कि ट्राइबल्स जो है वो क्या हो जाए, एक जगह घर बनाए रहे वहाँ पे और क्या है खेती किसानी करे। तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो वुमेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, कल्टिवेशन कर रही हैं। तो भील वुमेन कल्टिवेटिंग इन अ फॉरेस्ट इन गुजरात। तो ये कहाँ के पिक्चर्स हैं, भील वुमेन, और कहाँ के हैं, ये गुजरात के। शिफ्टिंग कल्टिवेशन कंटिन्यूज इन मैनी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गुजरात। यू कैन सी that trees have been cut and land cleared to create patches for cultivation। कि जैसे कि हमको शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में पता है, यहाँ पे क्या है, पैचेस ऑफ द जो लैंड है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। कैसे, जो हम देख चुके हैं पहले के लेक्चर में। तो सेटल पीसेंट्स वेर इजी टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर दैन द पीपल हु वेर ऑलवेज ऑन द मूव। तो यहाँ पे इनको सेटल करने का मकसद क्या था कि अगर वो सेटल हो जाते हैं तो उनको क्या है, आसानी से कंट्रोल करके अपने यहाँ कब्जे में रख सकते थे और उनको एडमिनिस्टर भी करना इजी रहता था। इसलिए जो ब्रिटिशर्स है वो क्या चाहते थे कि ट्राइबल्स जो है एक जगह सेटल हो जाए। The British also wanted a regular revenue source for the state, so they introduced land settlement. That is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. तो इसलिए वो क्या चाहते, और ये भी क्या चाहते थे कि एक रेगुलर रेवेन्यू जो है उनके पास से आते रहे स्टेट से। तो इसलिए वो क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लैंड सेटलमेंट। तो लैंड सेटलमेंट में क्या है, उन्होंने जो भी लैंड है उस सब लैंड्स को क्या है मेजर किया और किसका उसके पास राइट्स है, हर एक इंडिविजुअल का उसको डिफाइन कर दिया और एक फिक्स रेवेन्यू जो है उस स्टेट से उन्होंने फिक्स कर दी। तो सम पीजेंट्स वे डिक्लेयर लैंड ओनर्स, अदर्स टेनेंट्स। तो ये जो लैंड उन्होंने फिक्स किया, राइट्स दिया, तो उसमें क्या है, कुछ जो किसान हैं उनको क्या बना दिया, लैंड ओनर्स बना दिया, और अदर्स को क्या बना दिया, टेनेंट्स। As we have seen in chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowner who in turn paid revenue to the state। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था टेनेंट्स क्या है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। मतलब जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती वो किसी दूसरे की जो ज़मीन है उसको किराए पे लेते हैं, ठीक है, उनको रेंट देना पड़ता है। तो हमने चैप्टर 2 में देखा था ये जो टेनेंट्स है उनको क्या करना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था। किसको, लैंड ओनर्स को, जिनसे उन्होंने ज़मीन लेके रखी है खेती किसानी करने के लिए, तो उनको क्या है रेंट देना पड़ता था। और ठीक है, और ये जो लैंड ओनर है वो इवेंचुअली किसको रेंट देते थे, रेवेन्यू देते थे, जो ब्रिटिशर्स है उनको। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी ईजी, वाज सक्सेसफुल। तो ये जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि जो झूम कल्टिवेटर्स है उनको वो सेटल कर दे, वो क्या है, ईजी टास्क नहीं था। सेटल प्लॉ कल्टिवेशन इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कैर्स मतलब कम, एंड द सॉइल इज ड्राई। तो ये जो है ना, जहाँ पे प्लॉ कल्टिवेशन करना है वहाँ पे के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए होता है, और ये यहाँ पे काम नहीं करेगा जहाँ पे पानी की कमी हो और सॉइल क्या है वो ड्राई हो। इनफैक्ट झूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्लॉ कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड ईल्ड्स। तो झूम कल्टिवेटर्स जो है एक जगह जाके प्लॉ कल्टिवेशन करने की जगह सोचते थे तो उनके साथ मतलब ठीक नहीं होता था। तो हमेशा क्या है, या तो पानी की कमी या तो फिर सूखा हो जाता था। तो इसके कारण जो है उनके क्रॉप्स जो है अच्छे से ईल्ड्स नहीं देते थे, ईल्ड्स मतलब उपज नहीं देते थे। So the Jhum cultivators in North-East India insisted on continuing with their traditional practice। इसलिए जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो झूम कल्टिवेटर्स हैं उन्होंने क्या इंसिस्ट किया कि इंसिस्ट मतलब वो चाह रहे थे, ठीक है, उन्होंने ये चाहा कि भाई वो अपना जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो झूम कल्टिवेटर्स का, जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स का कल्टिवेशन का, उसको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट
द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सब पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब ये इतना ज़्यादा मतलब इसके कारण क्या है, कई जगह प्रोटेस्ट होने लगे, विद्रोह होने लगे, जिसके कारण ब्रिटिशर्स जो है अल्टीमेटली मतलब आखिरकार जो है उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई कुछ जो ज़मीन है उनको वहाँ पे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स है ना फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हम ये समझ रहे हैं कि पूरा जैसे पहले क्या होता था, ट्राइबल्स के पास पूरा राइट्स हुआ करता था फॉरेस्ट का, वो पूरा का पूरा जंगल उनका हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया भाई, कुछ जो जगह है, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट में वो अपना जो काम है शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं है, ये राइस फील्ड है। ट्राइबल वर्कर्स जो है राइस फील्ड में आंध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, राइस कल्टिवेशन इन फ्लैट प्लेन्स एंड इन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फ्लैट प्लेन्स में क्या है, देखिए पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, और यहाँ पे ऊपर में देखेंगे जैसे, तो यहाँ पे पानी की उतना पानी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो उसके बाद देखेंगे फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। तो कुछ नए जो फॉरेस्ट लॉ आए उनका क्या इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में हमको देखना है। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन was डायरेक्टली कनेक्टेड टू फॉरेस्ट। तो अभी तक हम देखते आए हैं, इससे पहले जो क्लास 7 में भी हमने देखा और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनका जीवन कहाँ है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट से कनेक्टेड है। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ्स। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ऑल ओवर फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए तो बहुत सारे चेंजेस लाए, फॉरेस्ट लॉस निकाल दिए उन्होंने। तो इससे क्या है, बहुत सारी चेंजेस, कंसिडरेबल इफेक्ट मतलब बहुत सारा चेंजेस, काफ़ी सारे चेंजेस आए ट्राइबल्स के लाइफ में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना सारा कंट्रोल जो फॉरेस्ट है उनको अपने कंट्रोल में रखा, अपने कब्जे में रख लिया, और क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या घोषित कर दिया कि फॉरेस्ट क्या है, स्टेट की प्रॉपर्टी है। स्टेट की प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वे क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। और कुछ जो फॉरेस्ट है उसको उन्होंने क्या बना दिया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वहाँ पे कोई भी बिना परमिशन के उस फॉरेस्ट में कुछ भी करने के लिए नहीं जा सकता, ना वो उस फॉरेस्ट में पेड़ काट सकते हैं बिना परमिशन के, ना वहाँ से कुछ फूड गैदर कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कुछ भी कहीं पे जाने के लिए। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे वो जा नहीं सकते, झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते, या कोई भी एनिमल हंट नहीं कर सकते। तो हाउ वेयर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन, मैनी वेयर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। तो झूम कल्टिवेटर्स जो है इसलिए बहुत ही उनकी सिचुएशन खराब हो गई, इसलिए बहुत सारे लोगों को क्या है, उन्होंने मतलब वो मजबूर हो गए, फोर्स मतलब मजबूर कर दिया गया उनको कि वो वर्क और लाइवलीहुड के लिए दूसरी जगह जाके काम खोजे। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। फ्रॉम वेयर वुड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। तो ये देखिए जैसे ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट से निकाल दिया, उनको एंट्री नहीं दे रहे थे फॉरेस्ट में, तो उनके पास एक और प्रॉब्लम क्या आई जो ब्रिटिशर्स है उनके पास में, कि भाई अब फॉरेस्ट में काम करने के लिए लोग तो चाहिए, लेबर चाहिए, तो अब वो लेबर कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो लेबर उनको क्यों चाहिए था, क्योंकि उनको लकड़ियों के बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चाहिए, पेड़ की लकड़ियाँ चाहिए थी रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए। तो स्लीपर्स जो रेलवे का जो ट्रैक होता है, ठीक है, अभी जो है उसको सीमेंट से बनाया जाता है। तो इस तरीके के जो रेलवे का ट्रैक होता है, तो इसमें बीच बीच में लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है, बीच बीच में लकड़ियाँ रहती हैं। और लकड़ियाँ क्यों रहती है, क्या रहती है, साइंस में आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये है ना लगाई जाती है। तो इसके लिए क्या चाहिए रहता है उनको, लेबर चाहिए था, और ट्रांसपोर्ट भी करना है, भाई बड़ी बड़ी लकड़ी काट रहे हैं तो उसको एक ही जगह तो नहीं वहीं तो छोड़ना नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो इसके लिए उनको लेबर चाहिए रहता था। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सोल्यूशन। अब इसमें फिर इन्होंने तिगड़म लगाया, दिमाग लगाया, और क्या एक और नया सोल्यूशन लेके आए। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट those who lived in the forest would have to provide labor to the forest department and look after the forest। तो उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला कि आप ये क्या डिसाइड किया उन्होंने कि कुछ जो एरिया है वो झूम कल्टिवेटर्स को दे देंगे, वो वहाँ रह सकते हैं, अपना काम हम कर सकते हैं, कल्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या है एक और कंडीशन, ठीक है, कंडीशन क्या है कि वो जो यहाँ वहाँ उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या है लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एंड और फॉरेस्ट की देखभाल भी करनी पड़ेगी। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इसलिए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने है क्या कर दिया, फॉरेस्ट विलेजेस बनाए हर एक फॉरेस्ट में, ताकि उनको चीप लेबर मिल सके,
ठीक है। तो यहाँ पे स्लीपर का मीनिंग दिया, द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑन वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। अब सोर्स 2 देखना है हमको, इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव। तो यहाँ पे मतलब दुख भरा एक स्टेटमेंट है, एक पोयम है, ठीक है, कि मतलब इतना ये जो अत्याचारी वाला जो जीवन है ब्रिटिश राज में, उसे कैसे कोई लिए रह सके। इन 1930 वर्नियर एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ बाइगास, a tribal group in central India. He wanted to know about them, their customs and practices, their art and folklore. He recorded many songs that lamented the hard time the Baigas were having under British rule। तो यहाँ पे 1930 में कौन, वर्नर कल्विन, ठीक है, बाइगास का जो ट्राइबल ग्रुप है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे गए, वहाँ पे उनका कस्टम्स है, प्रैक्टिस है, आर्ट है, फोकलोर है, उसके बारे में जानने की कोशिश की और उन्होंने रिकॉर्ड किए बहुत सारे सॉन्ग्स जो वो गाते थे, ठीक है। लैमेंटेड मतलब बहुत मतलब खेद व्यक्त करते हुए जो गा रहे हैं कि मतलब इतना कठिन समय रहा है ब्रिटिश रूल के अंदर जो बाइगास है उनका। तो इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, how hard it is to live. In the villages sits the landlord, in the gate sits the kotwar, in the garden sits the patwari, in the field sits the government. In this land of English, how hard it is to live. To pay cattle tax, we have to sell cow. To pay forest tax, we have to sell buffalo. To pay land tax, we have to sell bullocks. How are we टू गेट अवर फूड इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं मतलब कितनी कठिन जीवन है। विलेज है हर जगह, मतलब कोई ना कोई बैठा हुआ है पहरेदारी करने के लिए, जैसे विलेज है वहाँ पे लैंडलॉर्ड है, गेट में कोतवार है, गार्डन में पटवारी है, फील्ड में गवर्नमेंट भी बैठी हुई है। अगर आपको कैटल टैक्स पर, इतना कठिन लाइफ है, अगर कैटल टैक्स पर पटाना है तो आपको उसके लिए क्या है, अपने गाय ही बेच देने पड़ेंगे। फॉरेस्ट टैक्स पटाना है तो आपको अपना बफेलो बेचना है, मतलब हर चीज़ के लिए टैक्स के लिए आपको कुछ ना कुछ अपना सेल कर देना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना कठिन लाइफ था उस समय। तो यहाँ पे एक और पिक्चर देखिए, कितनी खूबसूरत पिक्चर है। यहाँ पे जो ट्राइबल वुमेन्स है वो क्या वीविंग का काम कर रही है, कपड़े बनाने का काम कर रही है। तो गोदारा वुमेन वीविंग, ठीक है। तो many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. Such was the revolt of Songram Sangram 1906 in Assam and Forest Satyagraha in 1930 in Central Province। तो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ है उसको क्या है मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ये जो नया रूल है, नए प्रैक्टिसेस है, उसको क्या है बिल्कुल मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं है और क्या है बहुत ही खुले तरीके से क्या है विद्रोह करना चालू कर दिया। वैसे ही 2 रिवॉल्ट है 1906 में सोनग्राम संग्राम कहाँ पे, असम में, और फॉरेस्ट सत्याग्रह 1936 में, वो सेंट्रल प्रोविंस में हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे द प्रॉब्लम विद ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। ड्यूरिंग द 19th century ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages। तो 19th century के आते आते जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रेडर्स हैं और मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में आने लग गए हैं, मोर ऑफन मतलब बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। और वो क्या चाहते थे, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस को खरीदना चाहते थे, उनको कैश लोन देते थे कि ताकि वो उनके लिए काम कर सकें और उनको क्या है बहुत कम वेजेस में काम करने के लिए भी बोलते थे। इट टुक ट्राइबल ग्रुप समटाइम्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो मतलब एक मतलब उनको धीरे धीरे समझ में आया कि हो क्या रहा था, इसका नतीजा क्या होने वाला। एक साथ उनको समझ में नहीं आया, एकाएक उनको समझ में नहीं आया, धीरे धीरे समय के साथ समझ में आया। शुरू में तो उनको लगा होगा भाई कैश लोन दे रहे हैं तो हाँ भाई वेजेस देंगे वो, तो हाँ भाई अच्छा काम अच्छा होगा, हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। वो बाई करने आ रहे हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो भाई उनको अगर बाई करेंगे तो उनका मुनाफा ही होगा करके। तो ये सब जो है जो इसके जो नतीजे हैं उसको समझने में ट्राइबल ग्रुप्स को थोड़ा सा टाइम लगा। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स। तो हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो केस है सिल्क ग्रोवर्स का। तो सिल्क का जो कोकून का कीड़ा जो है उसको वो लोग खेती करते हैं उसके बारे में। इन 18th century इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। तो 18th century में क्या है जो इंडियन सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। तो ये जो बहुत ही फाइन क्वालिटी का जो इंडियन सिल्क रहता था ना उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी यूरोपियन मार्केट में, ठीक है। और इसके एक्सपोर्ट्स जो है ना बाहर कंट्री में वो धीरे धीरे क्या बढ़ते जा रहे थे। एज द मार्केट एक्सपांडेड, East India Company officials tried to encourage
सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। और जैसे जैसे जो मार्केट में डिमांड, ठीक है, मार्केट एक्सपांड होते जा रहा था, डिमांड बढ़ते जा रही थी, मार्केट में फैलाव होते जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि जो सिल्क प्रोडक्शन है उसको वो एनकरेज करे ताकि उनको क्या है मुनाफा हो सके। तो हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड, ठीक है, एक एरिया है, वॉज एन एरिया वेयर संथल्स रियर्ड कुकुन्स। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे जो संथल प्रजाति के जो लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, वो क्या है कुकुन्स को रियर करते थे। रियर मतलब उसकी देखभाल करते थे, उससे फिर वो क्या है जो रेशम का जो कीड़ा है उसको उसका पालन पोषण करते थे ताकि जो रेशम का जो कुकून है वो मिल सके जिससे वो सिल्क बना सके। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कुकून्स। तो जो ट्रेडर्स हैं वो क्या है अपने एजेंट्स को वहाँ भेजते हैं, ये जो हजारीबाग वाला एरिया है, और जो ट्राइबल पीपल है उनको क्या देते हैं, लोन देते हैं ताकि वो कलेक्ट कर सके कुकून्स। द ग्रोवर्स वे पेड ₹3 to 4 फॉर 1000 कुकून्स। देखिए तो जो ये ग्रोवर्स हैं, ठीक है, जो संथल ट्राइब्स के लोग हैं उनको क्या दिया जाता था, 3 से 4 रुपए दिए जाते थे, किसके, 1000 कुकून्स के। एंड दिस वेयर एक्सपोर्टेड टू बुर्दवन और गया वेयर दे वेयर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। तो और इसको एक्सपोर्ट करके कहाँ ले जाया जाता था, बुर्दवन और या फिर गया में, और उसको देखिए कितने प्राइस में बेचा जाता था, 5 गुना। मतलब अगर 3 रुपए में खरीद रहे हैं तो उसको 15 रुपए में बेचा करते थे। द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर्स। तो जो मिडिल मैन है वो क्या है, वो अरेंज करता था ये डील जो है एक्सपोर्टर्स और सिल्क ग्रोवर्स के बीच में, और बहुत सारे प्रॉफिट, मेज ह्यूज प्रॉफिट। तो आप समझ ही सकते हैं 5 गुना प्रॉफिट मिल रहा है। द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटिल, अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल्स ग्रुप सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज मैन एज देयर एनिमीज। तो सिल्क ग्रोवर्स जो है उनको बहुत ही कम प्रॉफिट होता था इससे, और धीरे धीरे वो मतलब समझने लग गए इस चीज़ों को, मार्केट को समझा, फिर उसको उन्होंने क्या है ये जो ट्रेडर्स है उनको अपना दुश्मन माना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल माइनर्स हैं, ये कोल में काम कर रहे हैं, तो इनकी स्थिति देखिए, पूरा मतलब कोयला काले हो चुके हैं, पसीने से लथपथ है, और छोटे छोटे मतलब बस लंगोट पहने हुए हैं इन्होंने। तो कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1948 की बात है, ठीक है। इन 1920 अबाउट 50% ऑफ द माइनर्स ऑफ इन द झरिया एंड रानीगंज कोल माइंस ऑफ बिहार वेयर ट्राइबल्स। तो 1920 में देखिए 50% जो माइनर्स थे, ठीक है, जो यहाँ वर्कर्स काम करते थे झरिया और रानीगंज में, वो क्या थे, ट्राइबल्स थे। तो वर्क डीप डाउन इन डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वॉज नॉट ओनली अ बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, इट ऑफन लिटरली किलिंग, है ना। तो यहाँ पे काम करना नीचे अंधेरे में और पूरा सफोकेशन, मतलब ठीक से हवा भी नहीं आती है, ऑक्सीजन नहीं है, सफोकेटिंग मतलब दम घुटने वाली जगह, ठीक है, वहाँ पे जाके काम करना इतना आसान नहीं होता था, कमर तो तोड़ ही देता था लेकिन खतरनाक भी रहता था, और मतलब आप ये बोल सकते थे सीधा मतलब मौत के कुएं में जाने वाला काम हो सकता था। इन 1920s, ठीक है, इन 1920s में क्या है 2000 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो क्या है कोल माइंस में मारे गए। तो सर्च ऑफ वर्क, ठीक है, तो वर्क की तलाश में, द प्लाइट ऑफ ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। प्लाइट मतलब जो उनकी दुर्दशा थी, ठीक है, जो दुर्दशा थी जो ट्राइबल्स की, जिनको बाहर जाना पड़ता था उनको तो और मतलब एकदम दुर्गति हो जाती थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे 19th सेंचुरी की जो आखिरी आते तक जो टी प्लांटेशन है वो बढ़ के आया, और जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, माइनिंग जो है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई। तो ट्राइबल्स वे रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड। तो बहुत सारे ट्राइबल्स को रिक्रूट किया गया, रिक्रूट मतलब काम में लिया गया, किसके लिए, टी प्लांटेशन आसाम में और कोल माइंस झारखंड में। दे वेर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम माइसरेबली लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको यहाँ लेके आते थे और बहुत ही कम वेजेस उनको दिया जाता था, मतलब एकदम मतलब ना के बराबर वेजेस दिया जाता था, और उनको रोका जाता था घर वापस आने के लिए। तो क्लोजर लुक में देखेंगे, थ्रू द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉ एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, ठीक है, इसके आते बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल है अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के, उन्होंने क्या किया, रिबेल्ड अगेंस्ट मतलब विद्रोह करना चालू किया, ये जो लॉस में चेंजेस हो रहे थे
और जो उनको रिस्ट्रिक्शन करना था अपने प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्शन मतलब जो उनको रोक लगा दिए गए थे अपने प्रैक्टिस, जो उनके जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस उसमें, और जो नए टैक्सेस जो है उनको पे करने पड़ते थे, और जो ये अत्याचार एक्सप्लॉयटेशन है अत्याचार का, जैसे कि हमने देखा है ना, जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स का। द कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32, संथल्स रोज इन रिवॉल्ट इन 1855, बस्तर रिबिलियन इन सेंट्रल इंडिया broke out in 1910, and Warli movement in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. तो यहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग मूवमेंट्स अलग अलग ईयर में उसके बारे में बताया गया है। और बिरसा, ठीक है, बिरसा के बारे में जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में देखा था, अब उसने भी एक मूवमेंट लेड किया, उसको हमको देखना है। तो बिरसा मुंडा के बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे हम उससे पहले ना ये जो पोएम थी उसको देख लेते हैं। द ब्लड ट्रिकल्स फ्रॉम माई शोल्डर्स, ट्रिकल्स मतलब टपक रहा है मेरे शोल्डर से। द सॉन्ग ऑफ द मुंडा सैंग बियॉन्ड देयर माइसरी। तो ये जो सॉन्ग है, ठीक है, जो मुंडा से गा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, मतलब एकदम शोकग्रस्त जो उनका जो जीवन है, ठीक है, उनका जो दुख है, जो दशा है, उसके बारे में दिखा रहा है। बियॉन्ड मतलब शोकग्रस्त, ठीक है, शोकग्रस्त मतलब होता है अलास अंडर द ड्रगडरी फोर्स लेबर, ठीक है, ड्रगडरी का मतलब होता है एकदम कठिन, ठीक है, कठिन जो फोर्स लेबर है। ब्लड टिकल्स फ्रॉम माई शोल्डर, तो ब्लड है जो खून है वो मेरे कंधे से टिपक रहे हैं। डे एंड नाइट द इमेसरी फ्रॉम द जमींदार, तो दिन और रात जो ये जो दूध है जमींदार के वो यहाँ पहरा देते रहते हैं। अनॉय एंड इरिटेट्स मी डे एंड नाइट आई ग्रॉन, तो ये जो दिन भर वो पहरा देते रहते हैं उससे मैं मतलब बहुत परेशान हो जा रहा हूँ, इरिटेट हो जा रहा हूँ। आई ग्रॉन मतलब मैं एकदम करा रहा हूँ भाई, ये सब मतलब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। अलास दिस इज माई कंडीशन, तो वो बता रहे कि भाई बस यही मेरा कंडीशन है। आई डोंट हैव अ होम वेयर शैल आई गेट हैप्पीनेस, तो मेरे पास कोई घर भी नहीं है, तो मैं अपना खुशी वगैरह कैसे पाऊँ। तो बिरसा के बारे में देखना है। तो बिरसा वॉज बॉर्न इन मिड 1870, द सन ऑफ अ पुअर फार्मर। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंदा, ग्रेजिंग शीप्स, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। तो बिरसा जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, 1870 में हुआ था। सॉरी, कब हुआ था, 1870 में। एकदम गरीब परिवार, ठीक है, गरीब परिवार के थे उसके पिताजी भी, और वो मतलब जंगल में जो है पला बढ़ा। कौन से जंगल में, बोंदा, ठीक है, जंगल में क्या काम करता था, शीप जो है उसको चराने का काम करता था। फ्लूट वगैरह बजाता, फ्लूट मतलब बांसुरी वगैरह बजाता था, और डांस करता था, जो अखाड़ा होता था। अखाड़ा मतलब जहाँ पे कुश्ती वगैरह करते हैं। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। अब बहुत ही गरीब स्थिति थी, इसलिए उसके पिताजी को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो है काम की तलाश में जाना पड़ता था। एज एन एडोलसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट, तो जब वो जवान हुआ, एडोलसेंट मतलब जब जवान हुआ, बिरसा ने क्या है काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी मुंडा अपराइजिंग की, ठीक है, तो पास्ट में। एंड सॉ सिरदास ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवॉल्ट, और उन्होंने क्या देखा, जो लीडर्स हैं कम्युनिटी के, वो क्या लोगों को क्या बोल रहे हैं कि लोगों से क्या कामना कर रहे हैं कि भाई वो विद्रोह करें, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ विद्रोह करें। दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडास हैव बीन फ्री फ्रॉम द ऑब्सेशन ऑफ डीकूज, ऑब्सेशन मतलब अत्याचार। तो वो लोग किसकी बात करते हैं, एक गोल्डन एज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा समय था, एक सुनहरा समय था जब जो मुंडास थे वो क्या थे, फ्री थे, ठीक है, ये जो अत्याचार है डीकूज के। एंड सेड दैट देयर वुड बी टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट्स ऑफ द कम्युनिटी विल बी रिस्टोर्ड, और ये बातें किया करते थे, एक टाइम आएगा जब जो उनका एंसेस्टर मतलब उनके जो पूर्वजों का राइट्स हुआ करता था फॉरेस्ट को लेके, उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स जो हैं उनको उनके प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो क्या है एक ना एक समय जो है रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर मतलब वापस आ जाएगा। दे सॉ देमसेल्फ एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। तो वो अपने आप को कैसे देखते हैं, डिसेंडेंट, ठीक है, वो उनके क्या है डिसेंडेंट मतलब उनके जो बेटे हैं, ठीक है, उनके मतलब पूर्वज है, जिनका जो ओरिजिनली वहाँ पे रहते थे वो उनके पूर्वज रहे हैं, तो उनके डिसेंडेंट्स हैं वो। तो उनको क्या है अपने जो मुल्क है उसके लिए लड़ाई करनी है, और पीपल को जो है अपना जो किंगडम है उसको वापस अपने पास रखना है। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरी। तो बिरसा जो है वो लोकल मिशनरी स्कूल में जाता है, और वो क्या है जो सरमन्स हैं, ठीक है, जो धर्म उद्देश्य है मिशनरी के उनको सुनता है। देयर टू ही हर्ड it said that it was possible for Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights, ठीक है, तो वहाँ पे वही
सुनता है कि जो मुंडास है वो अपना जो किंगडम है जहाँ पे वो स्वर्ग जिस किंगडम को स्वर्ग मानता था उसको वापस ले सकता है और अपने जो राइट्स हैं उसको भी वापस ले सकता है। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। और ये यहाँ पे क्या है, जो लोकल मिशनरी स्कूल मतलब जो क्रिश्चियन स्कूल है, तो वहाँ पे उनको क्या बता रहा है कि ये तभी पॉसिबल है जब वो क्या है, क्रिश्चियंस बन जाएंगे और जो अपनी बैड प्रैक्टिसेस है उसको अपना हटा देंगे। तो लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव टीचर। वैष्णव जो विष्णु को पूजते हैं, ठीक है, टीचर, तो उन्होंने उनके कंपनी, उनको एक और कंपनी मिली किसकी, एक बहुत ही मतलब फेमस, प्रोमिनेंट मतलब फेमस जो वैष्णव टीचर है, उपदेश देने वाले, टीचर मतलब उपदेश देने वाले, उनके पास। ही वोर द scared thread and began to value the importance of beauty and piety। तो उन्होंने क्या है, एक पवित्र धागा बांध दिया अपने पास में और उनको ये समझ में आ गया कि भाई पवित्र तरीके से काम करेंगे तो सारा चीज़ जो है प्योर तरीके से काम करेंगे, अपने माइंड को प्योर रख के तो सब चीज़ अच्छे से हो जाएगा। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विथ हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। तो यहाँ पे है उनको बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंस हो गए, वो एकदम प्रेरित हो गए, ये सारे जो आइडियाज़ हैं जो जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे जो समय बीतता गया, तो उनका क्या एम था, उनका ये एम था कि उनको रिफॉर्म करना है, फिर से जो अपनी ट्राइबल सोसाइटी है उसको पुराने जो जिस तरीके से वो रहती थी उस तरीके में लाना है। ही अर्ज्ड मुंडा टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकॉर मतलब शराब, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉसरी। तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या बोला, अर्ज किया, मतलब उनको रिक्वेस्ट करना चालू किया मुंडा से कि भाई वो शराब वराब पीना बंद कर दे, अपने विलेज को साफ़ सफाई से रखे और ये जो है ये जादू, ये चुड़ैल वगैरह जो है और जादू टोना में बिलीव करना बंद कर दे। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो है बिरसा जो है ये जो मिशनरीज हैं, ठीक है, ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं और ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं उनके भी खिलाफ थे। ही सॉ देमसेल्फ एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वे रूइनिंग द मुंडा लाइफ। तो इन्होंने क्या बताया, उनको आउटसाइडर फोर्सेस हैं जिनसे जो है मुंडा कम्युनिटी की जो लाइफ है वो क्या है, खराब हो रही है, रूइन मतलब खराब हो रही। इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। 1895 में जो बिरसा है उन्होंने अपने फॉलोअर से क्या बोला कि हमको जो हमारा जो पास्ट था, जो ग्लोरियस पास्ट था, जिस समय हम अच्छे से रहते थे, अपने जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करते थे, अपने फॉरेस्ट में रहते थे, वो उसको वापस लेके आए। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सतयुग, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि गोल्डन एज होगा पास्ट में, एक सतयुग होगा जहाँ पे क्या है, सत्य की जीत होगी। व्हेन मुंडा लिव्ड इन अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट, tapped natural springs, planted trees, orchards and practiced cultivation in to earn their livelihood। तो वहाँ उस समय क्या होगा, जो मुंडा जो है एक अच्छी लाइफ जिएंगे, जो है अच्छे एम्बैकमेंट्स जो है ना, एम्बैकमेंट मतलब जो खेती के लिए हम जो बाउंड्री मतलब लगाते हैं उसको एम्बैकमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो करेंगे और नेचुरल स्प्रिंग्स जो है उसको ट्रैप करके रखेंगे ताकि पानी की कमी ना हो, पेड़ लगाएंगे और बगीचे लगाएंगे, फल के बगीचे लगाएंगे और कल्टिवेशन। दे डिड नॉट किल देयर ब्रिथरन एंड रिलेटिव्स। तो क्या है, उनको अपने जो ब्रिथरन्स हैं, ठीक है, ब्रिथरन जो क्रिश्चियन ग्रुप के लोग हैं उनको भाई मानना नहीं है, अपने रिलेटिव्स को मानना नहीं है, देव और उनको क्या है ऑनेस्टी के साथ रहना है। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स। और वो क्या चाहते थे, लोग जो है अपने लैंड पे रहें, सेटल हो जाए और अपने फील्ड्स जो है वहाँ पे काम करें। वॉट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। तो ये जो बिरसा मूवमेंट का जो पॉलिटिकल एम है उसके कारण क्या है, जो ब्रिटिशर्स है बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। For it wanted to drive out missionaries, money lender, Hindu landlords and government and set up Munda Raj with Birsa as his head। तो बिरसा मूवमेंट में लोग क्या चाहते थे कि वो अपना जो कम्युनिटी है ना, वहाँ से किसको हटाना चाहते थे, ड्राइव आउट मतलब हटाना चाहते थे, जो मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, सबको हटाना चाहते थे और गवर्नमेंट को भी हटाना चाहते थे और वहाँ पे मुंडा राज, ठीक है, और मुंडा राज बनाना चाहते थे और उनका हेड कौन होगा, बिरसा। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ माइसरीज द मुंडास वे सफरिंग। और ये जो मूवमेंट है
उसने क्या पहचाना, आइडेंटिफाई किया, ये जो ऑल फोर्सेस है, ठीक है, ये क्या थे, दुख का कारण थे जो मुंडा जो अभी तक सफ़र करते आ रहे हैं। The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. Criticize करना मतलब आलोचना करना, ठीक है, उसको बुरा भला बोलना। तो यहाँ पे जो लैंड पॉलिसीज है ब्रिटिशर्स की, उसके कारण जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, वो ख़राब हो रहा था। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स जो है उनके लैंड को छीन रहे थे। जो मिशनरीज है आलोचना करते थे उनके ट्रेडिशनल कल्चर को। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिसाइडेड टू एक्ट, दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। तो जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया तो ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या डिसाइड किया भाई कि अब ये जो बिरसा है उसको कैद कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। तो बिरसा को 1895 में क्या है, अरेस्ट कर लिया गया और कन्विक्टेड हिम ऑन द चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। तो उनको क्या है, आरोपी ठहराया गया कि भाई वो दंगा फसाद फैला रहे हैं, राइटिंग मतलब दंगा फसाद फैला रहे हैं, उनको जेल कर दी गई 2 साल के लिए। व्हेन बिरसा वाज रिलीज्ड इन 1897 he began touring the villages to gather support. He used traditional symbol and language to rouse people, urging them to destroy Ravanas। Ravanas कौन है, दीकूस और यूरोपियन पीपल, एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। तो जब बिरसा को जेल से रिहाई मिली, रिलीज हुआ 1897 में, तो उन्होंने क्या है विलेज विलेज जाके टूर किया है ना, वहाँ जाके हर विलेज में गए और लोगों का सपोर्ट लिया, और उन्होंने क्या ट्रेडिशनल सिंबल है उसको यूज़ किया, लैंग्वेज यूज़ किया, ताकि वो लोगों को इकट्ठा कर सके, और उनसे अनुरोध किया कि भाई वो ये जो है रावणास, ठीक है, ये जो रावण है दीकूस और यूरोपियन, उनको हटाएं यहाँ से और एक नया किंगडम बनाएं उनके लीडरशिप में। बिरसा फॉलोवर्स began targeting the symbol of Diku and European power. They attacked police station, churches and raided the properties of moneylenders, जमींदार। They raised the white flag as a symbol of बिरसा राज। और उन्होंने क्या है सफ़ेद झंडा फैलाया जो क्या किसका सिंबल था, बिरसा राज का। और ये जो सारे जो है दीकूस, ठीक है, ये जो यूरोपियन पावर्स है बिरसा, ठीक है, ये सारे लोगों को उन्होंने नेगलेक्ट करना चालू किया, टारगेट करना चालू किया। जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अटैक किया, प्रॉपर्टी मनी लैंडर का सारा चीज़ें उन्होंने वहाँ पे ख़त्म करने का कोशिश किया, अटैक करने का कोशिश किया। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। और 1900 में क्या है, बिरसा की मृत्यु हो गई। कॉलेरा एक बीमारी है, ठीक है, जो मक्खियों से फैलती है, और ये जो मूवमेंट है वो क्या है, फीका पड़ गया। हाउएवर द मूवमेंट वाज फेडेड आउट मतलब फीका पड़ना। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन लास्ट 2 वेज, ठीक है, ये लेकिन जो ये मूवमेंट है उसका महत्व क्या हुआ, सिग्निफिकेंट मतलब महत्व था 2 तरीकों से। फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय दीकूस, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला लॉ क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि जो लैंड्स है ट्राइबल का वो उसको कोई छीन नहीं सकता, ठीक है, ये दीकूस है वो छीन नहीं सकते। तो सेकंड क्या था, इट शोड वंस अगेन दैट ट्राइबल पीपल हैव कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। एंगर मतलब गुस्सा। तो इससे सेकंड और क्या पता चला कि ट्राइबल पीपल के पास भाई कैपेसिटी है, वो केपेबल है कि वो प्रोटेस्ट कर सके जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस मतलब अन्याय, ठीक है, और जो अपना जो गुस्सा है उसको एक्सप्रेस कर सके। तो दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ सेल्फ। तो उन्होंने अपने तरीके से क्या है, अपने रिचुअल्स अपने तरीके से जो है ये अपना जो स्ट्रगल है उसको जारी रखा, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। एल्सवेयर में देखेंगे व्हाई डू वी नीड कैश। तो हमको भैया कैश की ज़रूरत क्या है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई ट्राइबल एंड अदर सोशल ग्रुप ऑफन डू नॉट विश टू प्रोड्यूस फॉर मार्केट। द ट्राइबल सॉन्ग्स फ्रॉम पापुआ न्यू गियाना गिव्स अस अ ग्लिम्प्स ऑफ हाउ ट्राइबल देयर व्यू द मार्केट। तो यहाँ पे एक मतलब बताया जा रहा है कि ट्राइबल्स और जो अदर सोशल ग्रुप है ये हमेशा मतलब ये नहीं चाहते कि वो जो मार्केट है उसके लिए कुछ प्रोड्यूस लेके आए, मार्केट में जाके अपना सामान बेचे। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल ग्रुप है वो नहीं, उनको ये मतलब कैश की ज़रूरत ही नहीं भी, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खाते हैं, ठीक है, वही उनका जीवन है। तो उनको बाहर की चीज़ों की क्या ज़रूरत है, कैश की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ट्राइबल्स सॉन्ग दिया गया है पापुआ न्यू गियाना का। We say cash is unsatisfactory, trash मतलब कचरा। if won't keep off rain and give me pain। तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि हम कैश क्यों रखें भाई, जिससे कुछ भी नहीं है, कचरा ही के समान है, जिससे क्या है भी आप क्या उससे बारिश को हटा सकते हो, क्या उससे दर्द को कम कर सकते हो। सो वाई शुड आई गिव माई गर्ड्स फ्रॉम कोकोनट ट्रीज फॉर दिस गवर्नमेंट मट्स। कैश क्रॉपिंग इज ऑल वेरी वेल इफ यू हैव something to sell, but tell me sir why if there is nothing to buy should I bother। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मतलब मैं क्यों सामान बेचूँ भाई, मैं क्यों गवर्नमेंट को अपना मतलब
जी मतलब कुछ सामान लेके बेचूं, क्यों मतलब मुझे ये मतलब कैश की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं अपना कैश क्रॉपिंग कर रहा हूँ, जो भी खेती बाड़ी कर रहा हूँ, जो भी मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले रहा हूँ, उससे मैं बस सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कैश की ज़रूरत नहीं है, यही इसमें बताया जा रहा है। तो यह आज का वीडियो लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है, लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट है तो भी आपको बता सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।